नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रश्नों से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या DSSB जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप सभी ध्यान से इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। कोई सुझाव है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई त्रुटि है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में पहला प्रश्न है, मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। ठीक है, तो मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों को बताया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और जो मम्मट हैं, आचार्य मम्मट जो हैं, ये आपके काव्य शास्त्र के बहुत अच्छे आचार्य हैं। इन्होंने 6 काव्य प्रयोजनों को बताया है और विकल्प डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वात्सल्य रस को शामिल करके, ठीक है, 9 रस थे, उसमें एक वात्सल्य रस को शामिल किया गया, तो कितने हो गए? 10। अब इन 10 रस को मानने वाले विद्वान कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये विद्वान थे विश्वनाथ जी, विकल्प बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर वात्सल्य रस की अगर हम बात करें तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, सूरदास जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत किया है। इनके जो पद हैं वो श्री कृष्ण जी के बचपन से ज़्यादा संबंधित हैं, इसलिए इसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इनके पदों में वात्सल्यता झलकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रस गंगाधर के रचनाकार हैं। दोस्तों, रस गंगाधर एक रचना है, उसके रचनाकार आपसे पूछे गए हैं, तो आप बता दीजिएगा कि जगन्नाथ दास जी हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ रीति किस रीति को माना जाता है? ठीक है, हमने आपसे कल भी इस बारे में चर्चा की थी, कल की क्लास में, कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग काव्य को लिखने की रीतियाँ थी, पद्धतियाँ थी। जैसे गुजरात की लाटी थी, वैदर्भी थी, इस तरह की थी। तो किस रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति माना जाता है? तो दोस्तों, जो ये आपकी वैदर्भी रीति है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये जो गुजरात में जिस रीति से काव्य लिखे जाते थे, उसे लाटी रीति कहते थे। आगे बढ़ेंगे। ध्वन्यालोक की टीका, ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी है? यानी ध्वन्यालोक, इस पर एक टीका लिखी गई, उस टीका का नाम क्या था? तो उसका नाम था ध्वन्यालोक लोचन। ये किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके रचनाकार हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक थे। अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक थे अभिनव गुप्त, विकल्प सी सही हो जाएगा। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, ठीक है, ये एक कथन है। क्या है? शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, ये कथन किस आचार्य का है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये आचार्य मम्मट का कथन है, विकल्प बी यहाँ पर आपको सही करना है। भामा का समय था, भामा का समय क्या था? 6ठी शताब्दी था, विकल्प डी सही होगा। राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद हैं? राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है, राजशेखर प्रतिभा एक रचना है, उसके भेद कितने हैं? तो 2 भेद हैं। पाश्चात्य विचारक क्रोचे, ठीक है, हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन किया होगा, तो उसमें जो पाश्चात्य विचारक क्रोचे थे, उनका जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो पाश्चात्य विचारक क्रोचे के काव्यशास्त्रीय सिद्धांत को हम अभिव्यंजनावाद के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर विकल्प बी आपको सही करना है। किस काव्य को चित्रकाव्य कहा गया है? तो दोस्तों, अधम काव्य को चित्रकाव्य कहा गया है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है। भावक से अभिप्राय क्या है? तो सहृदय और आलोचक, इन दोनों का अभिप्राय जो है वो भावक से है, और इस हिसाब से आपको विकल्प सी करना होगा, क्योंकि 2 आंसर लगा नहीं सकते, तो हम विकल्प सी कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना, यानी जो क्रोचे थे पाश्चात्य काव्यधारा के विचारक थे, इनका सिद्धांत क्या था?
तो इनका जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत था वो अभिव्यंजनावाद था। इसकी तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? तो इनकी जो तुलना की गई है वो किस सिद्धांत से की गई है? वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? तो भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं। विकल्प ए आपको यहाँ पर सही करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये वीडियो समय पर मिल पाए। आगे बढ़ेंगे। काव्य निर्णय ग्रंथ के रचनाकार हैं। काव्य निर्णय ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? भिखारी दास जी हैं। विकल्प ए आपको यहाँ पर सही करना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण किया गया है। किस रचना में किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ये एक हिस्ट्री का विषय है, लेकिन इस पर जो रचना की गई है वो कौन सी है? तो वो है आपका बेकसी का मजार। दोस्तों, ये रचना किसकी है? तो ये क्या निकुंज, विसर्जन, विश्वास की वेदी पर और बेकसी का मजार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की हैं। किसकी हैं? प्रताप नारायण, मिश्र नहीं करना है भाई, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ये रचना सभी किसकी हैं? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की है। आगे बढ़ेंगे। कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया है? तो कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक जो निरूपण किया गया है वो राजशेखर जी द्वारा किया गया है। तो आपको यहाँ पर विकल्प सी सही कर देना है। आगे बढ़ेंगे। काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? काव्यशास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं वो भरत मुनि हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र। आगे बढ़ेंगे। आचार्य आनंद वर्धन ने इनमें से किसे काव्य आत्मा स्वीकार किया है? तो काव्य आत्मा इसमें से किसको स्वीकार किया है? आचार्य आनंद वर्धन ने तो ध्वनि को किया है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्वनि। आगे बढ़ेंगे। साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? तो दोस्तों, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन जो किया है वो भट्ट नायक ने किया है। विकल्प ए आपको यहाँ पर बिल्कुल सही कर देना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। काव्यशास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? वो है आपका रस संप्रदाय। ठीक है, और किसका है? भरत मुनि का। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में इतने प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल हम फिर से आपको नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।